विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनय कुमार मिश्र उत्तरार्ध एमए के द्वितीय पत्राधुनिक काव्य के अंतर्गत कामायनी के पहले सर्ग चिंता सर्ग को आज हम देख रहे हैं। लगते प्रबल थपेड़े, धुंधले तट का था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वहीं। लगते प्रबल थपेड़े, इसके पहले आपने देखा कि प्रलय काल में जब चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, जल ही जल है, तो ऐसे में मनु की रक्षा एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े से बने हुए नाव में हुई। वो नाव में बैठे और नाव ही हिचकोले खाती हुई आज हिमालय की इस उच्च चोटी पर आ पहुंची है, आ लगी है। मनु उस नाव की ओर देखते हुए कहते हैं कि जिस नाव पर मैं बैठा हुआ था उस पर गरजते समुद्र की लहरों के बहुत ताकतवर प्रबल थपेड़े लग रहे थे और दूर दूर तक समुद्र में कहीं पर कोई ओर छोर, कोई तट, कोई किनारा नहीं दिखाई पड़ता था और चारों ओर अथाह जल राशि, जल ही जल दिखाई पड़ता था और तट तो कहीं दिखता ही नहीं था। हर तरफ केवल धुंधला, धुंधले तट का था कुछ पता नहीं, धुंधलापन छाया हुआ था। उस दृश्य को देखकर भी कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी हुई और उस दृश्य को देखने के बाद जीवित रहने की जो आशा है, उम्मीद है मनु की, वो खत्म होने लगी, हताशा में बदलने लगी। किंतु देख नियति पथ बनी वहीं, यानी कि विश्व की जो नियामिका शक्ति है, जिसके संकेत पर संसार चलता है, उस समय वो मेरा मार्गदर्शन कर रही थी। यानी कि मैंने स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वही। हमारी तो स्थिति निराशा में ऐसी हो गई थी कि जब किनारा नहीं मिलना है तो नाव का डूबना तय है। अब परमात्मा ही, वह ऊपर वाला नियंता ही अब मुझे बचाना चाहे तो बचा लेगा, बचने की संभावना बिल्कुल खत्म है। इससे स्पष्ट होता है यहाँ कि प्रसाद जी एक नियतिवादी रचनाकार हैं और इन पंक्तियों में प्रसाद जी की यह नियतिवादी दृष्टि यहाँ पर दिखाई पड़ती है। कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वहीं में मानवीकरण अलंकार भी है। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदें निज संस्कृति रचती। व्योम आकाश, चपलाएं बिजलियां। उस समय मनु कहते हैं कि मेरी नाव समुद्र में हिचकोले खा रही थी। लहरें व्योम चूमती उठती, समुद्र से उठती लहरें आकाश चूम रही थी। इतनी ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठ रही थी। समुद्र इतना बेचैन था प्रलयकालीन कि अत्यधिक ऊंची लहरें उसके भीतर उठ रही थीं और ऊपर आसमान से चपलाएं असंख्य नचती, अगणित बिजलियां गिर रही हैं, अनेक अनेक बिजलियों का नृत्य हो रहा है, यानी बिजलियां कड़क रही हैं, जोर की आवाज के साथ मेघ गर्जन कर रहे हैं और गरल जलद विश्व के समान बादल क्या कर रहे हैं, खड़ी झड़ी में, घनघोर मूसलाधार बारिश में, और उससे निकली बूंदें निज संस्कृति, अपने एक विशिष्ट संसार का, जहां कहीं स्थल नहीं, भूमि नहीं है, जल ही जल है, असंख्य बूंदें, असंख्य बूंदों का निर्माण करती हुई। देखिए इसमें वर्षा का कितना अद्भुत चित्रण है। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदें निज संस्कृति रचती। माने लहरें व्योम चूमती, समुद्र की लहरें आकाश को चूम रही हैं, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और चपलाएं बिजलियां असंख्य आसमान में दिखाई पड़ रही हैं, गिर रही हैं, बादल मेघ गर्जना हो रही है और गरल विश्व के समान बादलों से घनघोर वर्षा की झड़ी फूट रही है और बूंदें निज अपना संसार बना रही हैं चारों ओर, यानी कि बूंदें ही बूंदें, हर तरफ आसमान में बारिश ही बारिश का साम्राज्य है। इसकी चित्रात्मकता इन पंक्तियों की दर्शनीय है। चपलाएं उस जलधि विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थीं, ज्यों विराट बाढ़ ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी। चपलाएं बिजलियां उस जलधि विश्व, पानी का संसार, जलधि विश्व माने पानी का, अर्थात जल मग्न डूबा हुआ संसार है। मनु प्रलय काल की उस भयंकरता को याद करते हैं, उसका वर्णन करते हैं कि चारों ओर जल ही जल छाया होने के कारण, जल ही जल,
यह संसार एक तरह से जलमग्न हो चुका था, जिसे देखकर बिजलियां भी आश्चर्यचकित हो जा रही थीं। चपलाएं उस जलधि विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थी। इस प्रकार आश्चर्य में बिजलियों का पड़ना ऐसा लगता था जैसे भयानक समुद्र अग्नि की लपटें टुकड़े टुकड़े होकर हो रही हों, ज्यों विराट बाण और ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थीं। सर्वत्र जल ही जल होने से जलमय संसार दिखाई दिया है, इसलिए कवि ने इस संसार को प्रलय काल में जलधि विश्व कहा है। यह संज्ञा उचित ही है। जल निधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते, हुआ विलोड़ित गृह तब प्राणी कौन कहाँ कब सुख पाते। जल निधि के तलवासी, नीचे तल में रहने वाले जलचर निवासी, इतनी उथल पुथल हो रही थी कि चपलाएं उस जलधि विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थीं। आपने पढ़ा, अब कह रहे हैं समुद्र के भीतर क्या स्थिति है। यह तो आसमान की स्थिति है। अब समुद्र के भीतर के जो जलचर हैं, वो सतह में रहने वाले, वो सब व्याकुल होकर डूबते उतराते पानी की सतह पे आ गए, ऊपर आ गए तल से, और इधर उधर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल निधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते। अब क्यों उनका घर ही तहस नहस हो गया, तो कोई प्राणी कहाँ और कैसे। हुआ विलोड़ित गृह, व्याकुल विलोड़ित तहस नहस, भीतर घर की सारी संरचना तहस नहस हो गई है, तो उन्हें कैसे सुख मिल सकता है। अर्थात सभी जल के प्राणियों का जीवन भी संकट में पड़ गया है। प्रलय काल में समुद्र के उद्वेलन से उसमें रहने वाले जो प्राणी हैं उनका भी व्याकुल होना बहुत स्वाभाविक है। घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना थी बिलखाती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। घनीभूत हो उठे पवन, पवन आकाश में जो हवा बह रही है, वायु बह रही है, वह जब एक स्थान पर इकट्ठी हो जाए तो कहते हैं घनीभूत हो जाना, एक जगह पर इकट्ठा होना, सब एक जगह सिमट कर आ जाना। तो घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध। सृष्टि में चारों ओर जल ही जल हो जाने से वायु भी सघन हो गई थी, जिससे कि सांस लेने में श्वासों की गति होती रुद्ध। सांस लेने में भी अत्यंत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वायु के सघन होने से सांसों की गति में अवरोध आ गया था, और चेतना थी बिल खाती, चैतन्य जो है ज्ञान, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध, और कुछ दिखाई, दृष्टि विफल होती थी, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसी बारिश हो रही है, चारों तरफ जल ही जल है, चेतना व्याकुल होकर रो रही है, चीख रही है, और बेचैनी और क्षोभ के कारण आंखों को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कवि ने यहाँ इन पंक्तियों में सर्वत्र जल ही जल होने के कारण वायु में घनीभूत हो जाने में अपने विज्ञान के ज्ञान की रक्षा की है, क्योंकि यह एक तथ्यात्मक बात है कि ऐसी स्थिति में सांस लेना भी दूभर हो जाता है और प्राणी को घुटन का अनुभव भी होने लगता है। उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुद्बुद से लगते, प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योतिरिंगिलों से जगते। ज्योतिरिंगनों, जुगनुओं के लिए यह शब्द प्रयोग में प्रसाद जी करते हैं। कहते हैं प्रसाद जी कि उस समय मनु कहते हैं उन प्रलयकालीन स्थितियों के विषय में कि समुद्र की उस भयानक उथल पुथल में, उस विराट आलोड़न, विराट उथल पुथल में सौर मंडल के ग्रह तारा बुदबुद से लग रहे थे, बुलबुले के समान लग रहे थे, और वे भयंकर विनाशकारी प्रखर प्रलय पावस में चमकने वाले वर्षा ऋतु में जुगनुओं की भांति चमकते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और आगे देखिए, प्रहर दिवस कितने बीते, अब इसको कौन बता सकता, इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। मनु कह रहे हैं कि मैं कैसे बताऊं कि ऐसी भयावह परिस्थितियां, समय कब तक रहा, दिन बीते, घंटे बीते, महीने बीते, ऐसी प्रलयकारी स्थिति में तो सब कुछ, समय को साधने वाले सारे उपकरण संयंत्र सब नष्ट हो गए, सब तहस नहस हो गया। तो कितना पहर बीता है, कितना दिन बीता है, प्रहर दिवस कितने बीते, अब इसको कौन बता सकता। इसको ठीक ठीक बताने के लिए भी केवल मनु, और मनु के पास ऐसे कोई संसाधन नहीं। तो प्रलय ने जब सौर मंडल की संरचना को ही नष्ट कर दिया है, तो प्रहर या दिन का संकेत देने का कोई चिन्ह यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता, कोई चिन्ह यहाँ छूटा नहीं है। इधर
इस बात को यहाँ पर कवि कहता है। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रसाद जी आगे चलकर एक अलग ढंग की बात कहते हैं। काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला, न स्मरण रहा, महामत्स्य का एक चपेटा, दीन पोत का मरण रहा। मनु यहाँ पर काला शासन चक्र, प्रलयकालीन स्थिति की आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि काला शासन चक्र है ये, मृत्यु की विनाशकारी लीला कब तक चलती रही, काला शासन चक्र कब तक चलता रहा, मृत्यु का कब तक चला, मुझे न स्मरण रहा, मुझे इसकी याद नहीं रह गई। मुझे तो केवल इतना याद है कि महामत्स्य का एक चपेटा, मेरी नाव समुद्र में, अपनी नाव जब हिचकोले खा रही थी, भयंकर गर्जना के साथ समुद्र में जब थपेड़े उठ रहे थे, ऐसे में एक बहुत बड़ी मछली ने अपनी पूंछ से नाव को ऐसा झटका मारा, महामत्स्य का एक चपेटा, ऐसा शक्तिशाली धक्का मारा कि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मेरी दयनीय दशा वाली यह टूटी फूटी नाव, जो हिचकोले खाकर बड़ी मुश्किल से लहरों में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रही थी, अब निश्चय ही यह नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ काला शासन चक्र मृत्यु का, काला शासन जो अत्याचार अनाचार भरे शासन का द्योतक है, और मृत्यु के चक्र को काला शासन कहकर उसकी विनाश लीला को अत्यधिक सशक्त रूप से यहाँ प्रसाद जी ने अभिव्यक्तित किया है। धन्यवाद।